नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। 30 हो या 60 हो, उम्र के ये दो अहम पड़ाव है और इन दोनों ही पड़ावों में निवेश की प्लानिंग बहुत जरूरी होती है और इस दौरान की गई गलतियां भी निवेश के सफर में कई बार बाधा डालती हैं। तो आज हम बताएंगे निवेश में किन गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए और इनसे कैसे बचें। क्या है निवेश पर भारी वो 10 गलतियां, बताने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और विकास पुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। हेमंत जी और विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। दो पड़ावों में हमने बांटा है इन गलतियों को, क्योंकि एक तो 30s होती हैं जब आमतौर पर लोग निवेश की शुरुआत करते हैं। अब तो वैसे इन्वेस्टर और भी स्मार्ट हो गए हैं, वो 20s में शुरू कर देते हैं, पर हमने एक 30 एक जेनेरिक स्टेज लिया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो स्टेज होता है वो यूजुअली हम मानते हैं रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी, हम इसको 60 पर आज लेते हैं। तो इसलिए हम 30 से शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो विकास, एक एक करके गलतियों पर बात तो करेंगे, लेकिन क्यों 30s में जब हम अपने निवेश के कोई भी फैसले लेते हैं वो आगे आने वाले 10, 20, 30, 40 सालों तक आपकी एक नींव रखते हैं, और यहां पर होने वाली गलतियां क्यों आपके निवेश पर भारी पड़ सकती है? धन्यवाद स्वाति। 30s आपने सही बोला, क्योंकि ये एक वो स्टेज होती है जब पढ़ाई खत्म होने के बाद में नया नई जॉब लगती है, या जॉब में हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ थोड़ी प्रमोशन होती है, थोड़ा सैलरी या इनफ्लोज बढ़ जाते हैं हमारे। और ये एक समय ऐसा होता है जब थोड़ा सा आप ये बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ एज एग्रेसिवनेस ज्यादा होती है। बट आज मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो 90s के 80s के बच्चे थे, जब जो हम अभी बड़े हुए हैं, तो हमें बचपन में पेरेंट्स भेज देते थे कोई ग्रोसरी का सामान लेने के लिए और पैसे देते थे, और फिर बाकायदा हमसे पूरा हिसाब पूछते थे और ये पूछते थे कि आपने इसमें कुछ बचाया, और यदि बचाया तो शायद उसका हमें कुछ मिलता भी था। वो हमारी फर्स्ट सेविंग होती थी जब बचपन में हम सेविंग की बात करते थे, और वो एक नींव होती थी। ये बात बहुत छोटी सी है बट इसका मैंने था, वो हमारी फर्स्ट सेविंग होती थी जब बचपन में हम सेविंग की बात करते थे, और वो एक नींव होती थी। ये बात बहुत छोटी सी है बट इसका मैंने बहुत बड़ा है कि वो एक नींव होती थी कि कैसे इन्वेस्टिंग की जाए, कैसे सेविंग्स की जाए, उसके मैंने अलग अलग होते थे। वो बढ़ के अब जो युग आ गया है बिल्कुल डिजिटल वर्ल्ड का, जब सारी ग्रोसरीज ऑनलाइन हो जाती हैं, आप स्कूल्स में बच्चे जाते हैं और उनका जो प्री लोडेड कार्ड्स है, बच्चे क्या खरीद रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कार्ड स्वाइप करना है और उनका जो खाने का जो भी सामान लेना है वो हो जाता है। और वो जो लर्निंग है वो मिसिंग है आज की डेट में। और आज की डेट के हिसाब से जो यंगस्टर्स हैं, जब उनको ये सीखना और समझना चाहिए कि इन्वेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और गलत इन्वेस्टिंग उससे भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। और ये वो एक स्टेज है जहां पे आदमी को स्टार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्टार्ट जो है बहुत बड़ी गलतियों से भरा हुआ ना हो। तो जो मैं पहली चीज ये बोलूंगा कि जो इग्नोरेंस है, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी है, वो सबसे डेंजरस है। बिकॉज यदि आपको ये इस चीज का आप में अनुभव ही नहीं है, या आपके अंदर में एक वो फीलिंग नहीं है कि मुझे अब से स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए, बिकॉज बाय द टाइम आई विल गेट रिटायर्ड या अलग अलग गोल्स आएंगे, और उसमें यदि मैंने अच्छे से सेविंग्स नहीं की तो बहुत अहम मौकों पे पैसा नहीं होगा, तो वो जिंदगी के लिए एक बहुत बैड एक्सपीरियंस लेके आएगा। इसलिए जो स्टार्ट है वो स्टार्ट ही बहुत विकास, यहाँ पर मतलब ये है कि शुरुआत से भी पहले का जो एक इनिशियल स्टेज होता है, जब आप सोचते हैं आपको निवेश करना है, और वहां से आपको उस सोच से ही आगे शुरुआत करनी है, और फिर धीरे धीरे करके आप अपने इन्वेस्टमेंट के सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने समझा, लेकिन जो 60 साल में जब हम पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं, हेमंत जी, यहाँ पर गलतियां तो मैं आपसे समझूंगी, लेकिन यहां पर अगर मानिए कोई हम निवेश में गलती कर देते हैं, या गलतियां कहें या कोई भूल चूक हो जाती है, कोई इग्नोरेंस होती है, वो आगे आने वाले जिंदगी के लिए क्यों बहुत ज्यादा निर्णायक साबित हो सकती है? जी स्वाति, आई थिंक जब हम 60 या उसके बाद की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा पहले, कि ये हमारी वो स्टेज है जब हम रिटायर्ड हैं। तो ये ना हर एक इन्वेस्टर और हर एक जो काम करने वाले लोग हैं, उनका हमेशा एक एस्पिरेशन ही रहता है कि हमारी रिटायरमेंट जो है वो ड्रीम रिटायरमेंट हो, और इसलिए शायद हम उनको गोल्डन ईयर्स भी कहते हैं। उसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। देखिए, हम सब वो चीजें जो हम अपनी वर्किंग लाइफ में नहीं कर सकते वो हम यहाँ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास समय होता है। बट ये सब करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास पैसा भी होना चाहिए।
दूसरी बात, ये स्टेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इनकम खत्म हो जाती है लेकिन आपके एक्सपेंसेस बंद नहीं होते। तो आई थिंक इस स्टेज में प्लानिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि आपकी इनकम कैसे जनरेट होगी, आपकी ग्रोथ कैसे होगी, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलनी चाहिए वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि काफी सारे लोग जो है रिटायरमेंट के बाद वो काफी कंजर्वेटिव बन जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो हमने पैसा इतनी मेहनत से कमाया है वो कम नहीं होना चाहिए। तो मैं समझ सकता हूँ, वो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपकी लाइफ की कमाई है, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, आपकी रिक्वायरमेंट, आपके अदर एस्पिरेशंस, फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी। जब आप इन फैक्टर्स को इग्नोर करते हो तो आप ये समझिए कि आप बहुत बड़ा कंप्रोमाइज कर रहे हो अपने अपने फ्यूचर से, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे कि आगे जाके आपकी जो रिक्वायरमेंट है और आप जो एक्यूमुलेट कर पाए हो या आप जितना जनरेट कर पाए हो उसमें जो है आपका गैप बढ़ता जाएगा। और वो ऐसे चैलेंजेस आप इस इंपॉर्टेंट स्टेज अपनी लाइफ पे नहीं करना चाहते। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से प्लान करें और जो गलतियां काफी लोग करते हैं उस समय पे उनको आप अवॉइड करें। जी, तो गलतियों से बचने की जरूरत है, 30 हो या 60 हो। तो विकास, जब हम 30 साल में निवेश की शुरुआत करते हैं, 30s में या 20s में इन सम केसेस, आपने कहा था कि शुरुआत में फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है, बचपन से ही हमें कोई कुछ ना कुछ आदत होती है और आदत बढ़नी चाहिए। बचत की आदत कब डलनी चाहिए और निवेश की शुरुआत कौन सी स्टेज से होनी चाहिए, जब हम शुरुआती एक स्टेज की बात करते हैं निवेश की? स्वाति, इन्वेस्टिंग और बचत की आदत जो है वो बचपन से डल जानी चाहिए और पेरेंट्स को एक रोल प्ले करना चाहिए इसमें। और रही बात निवेश की, तो जैसे ही आपके इन्फ्लो शुरू हो जाते हैं, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप जॉब करने लग जाते हैं, या फॉर दैट मैटर अगर पेरेंट्स से भी पैसा मिलता है और अगर आप लगता है कि आप बचा सकते हैं, तो वहीं से वो शुरुआत हो जानी चाहिए। और फिर अपनी जो शुरुआत और बचत और निवेश जो है वो गोल प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए कि मेरा पहला पड़ाव ये रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक यंग व्यक्ति है, उनको शायद शादी करनी है या उनके अपने कोई एस्पिरेशंस है कि उनको एक गाड़ी खरीदनी होगी या एक फ्लैट खरीदना रहेगा या कहीं ट्रैवल प्लान होगा, तो वो छोटे छोटे प्लान्स के लिए भी गोल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल शुरू में ही हो जाना चाहिए। हर एक स्टेज को डिफाइन करना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली इतने साल के बाद मेरा ये पहला गोल है, उतने साल के बाद मेरा दूसरा गोल है, जो शादी को लेके हो सकता है, बच्चों को लेके हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन को लेके हो सकता है, इवेंचुअली रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके हो सकता है। तो बचत, जैसा मैंने बोला कि बचत तो बचपन से ही, इवन पेरेंट्स को भी ये रोल प्ले करना चाहिए कि वो बच्चों को कैसे पैसा बचाना है वो सिखा देना चाहिए। और निवेश जो खुद से करना है वो डेफिनेटली जब आप जॉब करने लग जाते हैं तो वहां से एक गोल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग, गोल प्लानिंग और पर्पस क्या है उस पैसे का, फिर वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे वो छोटे से हो, बट जर्नी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से। हाँ, तो पहली सैलरी से ही बचत और फिर निवेश की शुरुआत करना जरूरी है। सैलरी मिलती है, कम से कम 10% साइड में रख दीजिए, उसको बिल्कुल भी छुए नहीं, और वही आपका धीरे धीरे बचत बनेगी और उसी से आपका निवेश बढ़ेगा। 60 साल में हेमंत जी, आपने जो शुरुआत में जिसका जिक्र किया कि कुछ ऐसे कंसर्निंग फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे बड़ा कंसर्निंग फैक्टर तो महंगाई है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जो इन्फ्लेशन को इग्नोर करने का जो कई बार हम की जो भूल कर बैठते हैं, उससे रिटायरमेंट के बाद किस तरीके का नुकसान है और क्या फैक्टर इन करके इन्फ्लेशन को काफी हद तक स्टेबलाइज किया जा सकता है? जी स्वाति, बिल्कुल। आई थिंक जब हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई की बात करते हैं तो चाहे वो एक्यूमुलेशन स्टेज हो, प्री रिटायरमेंट स्टेज हो या पोस्ट रिटायरमेंट स्टेज हो, महंगाई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए क्या होता है, रिटायरमेंट का जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है ना, उसकी शुरुआत हम करते हैं एनालाइज करके कि हमारे एक्सपेंसेस कितने होंगे। और ये हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस हैं वो प्री रिटायरमेंट का अगर मैं कंपेयर करूं उससे कम होते हैं, मे बी 70%, 75% आप एज्यूम करके चलते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब आप एक्सपेंस अपने एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, फिलोसफी, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगी किस तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास होगा। वहां पे अगर आप महंगाई को इग्नोर करते हैं, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लीजिए किसी के मंथली एक्सपेंसेस अगर 25,000 है, उनको लगता है कि रिटायरमेंट के समय पे हमारे एक्सपेंसेस जो है 25,000 होंगे और हम 7% का इन्फ्लेशन मान के चलें, तो 3 साल के बाद उनके एक्सपेंसेस 31,000 होंगे, 5 साल के बाद 35 और 10 साल के बाद वो 50,000 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो अगर आपने इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इग्नोर किया
और आप ये मान के चले कि हमारे एक्सपेंसेस जो है 25,000 रहेंगे, आप उसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसी हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनेंगे। होगा क्या कि आगे जाके 2-3 साल के बाद ही आपको वहां पे बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो प्रोविजन किया और जो आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं उनमें काफी फर्क होगा। जब आप इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हो तो आपको पता चलता है कि मेरा जो कॉर्पस है वो सफिशिएंट है कि नहीं, अगर नहीं है तो मुझे कितना रिस्क लेना पड़ेगा, किस तरह की मेरी स्ट्रेटेजी हो, किस तरह के मेरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो। तो जो आपको जो बाद में दिक्कतें आती हैं वो आपको नहीं आएंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करें, जब आप अपनी एनालाइज करें कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। ऑफ कोर्स उसमें पेंशन, अगर आप पेंशन मिलती है तो वो भी कंसीडर करेंगे। इन्फ्लेशन को कंसीडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आगे जाके फेस करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने कहा ये वो स्टेज है जब आपकी इनकम नहीं है, आपके एक्सपेंसेस हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन्फ्लेशन को इग्नोर ना करें। बिल्कुल, तो महंगाई को आके और नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। इक्विटी एक बेहतरीन तरीका होता है जिससे आप महंगाई को मात देने वाला निवेश कर सकते हैं। 30 साल में खास तौर पर जब हम निवेश की शुरुआत करते हैं, विकास, इसमें सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है वो ये होता है कि निवेश शुरू तो कर दिया लेकिन पता नहीं किसके लिए किया निवेश। आप ना टाइम होराइजन रखा है, ना कोई गोल रखा है। तो गोल प्लानिंग का सही तरीका इस स्टेज पर क्या होना चाहिए जिससे इस गलती से बचा जा सके? जी स्वाति, गोल प्लानिंग जैसा हमने डिस्कस किया कि गोल प्लानिंग में जैसे मान लीजिए कि किसी ने जॉब शुरू किया है और उनको ये लगता है कि उनको आगे जाके घर खरीदना है, और उस घर खरीदने के लिए उनको शायद लेट से कि 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब ये उनको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे पास अगर 5 साल का समय है, मेरी इतनी सैलरी है, जैसे आपने बोला कि एक 10% या 20%, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर लायबिलिटी नहीं है, मंथली कोई घर या रेंट नहीं पे करना है और पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो ऑब्वियसली स्कोप ज्यादा भी है, 30-40% भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अमाउंट को डिवाइड करके आप ये देखें कि 5 साल में मुझे अगर 10 लाख जमा करने तो मेरे को मंथली कितना SIP करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज ये जब ऐसी स्टेज है जहां पे इतना नॉलेज नहीं होता है, तो आप अपना जो ये इन्वेस्टिंग का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक फंड मैनेजर को दे दीजिए। जैसे आप अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, अच्छे फंड हाउसेस हैं और बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं जो अवेलेबल है, एक एडवाइजर की हेल्प लीजिए और म्यूचुअल फंड SIP रूट से स्टार्ट कर दीजिए। वो एक पहला कदम है जो हर किसी को स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर बीच में यदि थोड़ा अमाउंट एडिशनल इनकम बोनस आता है या कुछ आता है तो वो टॉप अप किया जा सकता है। तो म्यूचुअल फंड एक बड़ा अच्छा विकल्प है जो इन्वेस्टिंग में स्टार्ट में ही किया जा सकता है। दूसरा, मैं सबको ये बोलूंगा कि इमीडिएटली एक टर्म प्लान लेना भी जरूरी है और एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। हालांकि जो कंपनीज होती हैं वो ऑफर करती हैं, बट स्टिल एक पर्सनल लेवल पे भी हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये 3 चीजों पे सबसे पहले प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और अपने अमाउंट को उसी हिसाब से डिवाइड कर देना चाहिए। बिल्कुल, तो लक्ष्य को बांटे और फिर लक्ष्य को, आपका लक्ष्य कितना दूर है उसके लिहाज से आप अपना जो फाइनेंशियल प्लान है वो सेट कर सकते हैं। 60 साल में खास तौर पर हेमंत जी, हमारे जो सेहत के खर्चे होते हैं वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, सिर्फ महंगाई नहीं पर हेल्थ रिलेटेड भी। तो यहाँ पर उसको थोड़ा कम आंक कर चलना कई बार भारी पड़ जाता है, इसलिए हेल्थ से जुड़ी हुई जितने भी एक्सपेंसेस हैं कितना उसको लेकर चलना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन के लिए काफी महंगा होता है, तो कितना प्रपोर्शन हेल्थ के लिए रखें अपने पोर्टफोलियो में? ये स्वाति आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसा हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारे जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट फेज की, यही वो एक स्टेज है जब हमारे हेल्थ एक्सपेंसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो अगर आप रिटायरमेंट से पहले रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, आपने इसके लिए प्लान किया है, तो जनरली हम देखते हैं कि काफी लोग जो है वो एक पहले से इसके ऊपर प्लान करके एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं लेते हैं, एक सही प्रोडक्ट लेते हैं और उनका जो इंश्योरेंस कवर है वो एडिक्वेट होता है। लेकिन अगर आपने वो उसके बारे में पहले से प्लान नहीं किया और अगर आपने इस एस्पेक्ट को इग्नोर किया, तो ये आपके जो, मैं कह सकता हूं कि आपके जो फाइनेंसेस है उनको कहीं ना कहीं वो डिरेल कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज के समय में जो ट्रीटमेंट है, अगर आप एक विजिट हॉस्पिटल की हो तो आप लाख्स ऑफ रुपीस खर्च करते हैं, और हम सभी चाहते हैं कि अगर पहली बात तो हमें कुछ हो ना, अगर हो तो फिर हमें बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। तो अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में गए तो आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने पहले से प्लान नहीं किया तो इसके लिए आपको प्लान करना। फॉर्चुनेटली सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हैं
जो आप ले सकते हैं, बट जैसा आपने कहा ऑब्वियसली प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। बट अगर किसी कारण से अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं बिकॉज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग इलनेस या और कोई भी कारण से, तो फिर आपको इंश्योर करना है कि आपने एक इतना बड़ा एक इमरजेंसी फंड बनाया हो कि अगर आपको जरूरत पड़े उसको यूटिलाइज करके आप उन एक्सपेंसेस को कर सके, ना कि आप उस समय पे जिस आपका जो इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हैं अपनी इनकम जनरेट करने के लिए, उसको आप छूएं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट को देखना। आप देखें कि आप एडिक्वेटली इंश्योर्ड हो, अगर नहीं है कोशिश कीजिए करने के लिए, बट किसी कारण से अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर इतना बड़ा एक इमरजेंसी फंड बनाइए, उसको टॉप प्रायोरिटी में रखिए कि अगर कभी जरूरत पड़े उस एक्सपेंसेस को आप ले सकें। जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे इस इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ में आपके फाइनेंस जो है वो काफी हद तक डिले हो सकते हैं। जी, चर्चा जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद भी। 30 साल में निवेश करें या फिर 60 साल में निवेश आगे बढ़ाना है तो और कौन सी गलतियां हैं, इनसे कैसे बचें, चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के बाद। निवेश की किन गलतियों से आपको बचना है, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। हेमंत रुस्तगी और विकास पुरी हमारे साथ हैं। विकास, आजकल तो डीआईवाई निवेश का जमाना है, जो स्पेशली जो यंग निवेशक है वो चाहते हैं कि खुद से निवेश करे। काफी सारे प्लेटफॉर्म है जो इस पर मदद भी करते हैं इसमें आपकी, लेकिन कितने हद तक ये डीआईवाई निवेश सही है? क्या पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बिना किसी सलाहकार के खुद से बनाना आप रेकमेंड करेंगे यंग निवेशकों को? जी स्वाति, जो डिजिटल युग शुरू हुआ है ये बहुत अच्छी सुविधा है, इसी की वजह से रीच भी हुई है, इसी की वजह से निवेशक भी बढ़े हैं और दूर दूर एरियाज में जाके इसकी जो सहूलियत है उससे काफी टियर 2 टियर 3 सिटीज से इन्वेस्टर्स आए हैं। बट डू इट योरसेल्फ में एक स्टडी आई है रिसेंटली कि जिन लोगों ने खुद से सिप स्टार्ट किया उन लोगों ने सिप अपना बंद भी कर दिया बहुत जल्दी, और जो थ्रू एडवाइजर आए वो काफी लंबे समय तक निवेश में बने रहे और उनके पोर्टफोलियोज ने कहीं अधिक अच्छा परफॉर्म किया। तो बेसिकली इससे ये दर्शाता है कि जो डू इट योरसेल्फ है वो सेल्फ इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें पेशेंस लूज कर देते हैं लोग और फिर अपनी मर्जी से कोई फंड ले लिया, पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखा उसको ले लिया, फिर उसको बंद कर दिया, वो अच्छा नहीं चला, 3 महीने में बंद कर दिया, फिर दूसरे में, तो लॉट्स ऑफ चर्निंग ऑल्सो हैपेंस। तो ये डू इट योरसेल्फ एक कॉस्ट के साथ आता है, इन अ सेंस दैट वो आपको सेल्फ इन्फ्लुएंस करता है, बहुत सारी चर्निंग होती है पोर्टफोलियो की, पेशेंस नहीं रहती है और इवेंचुअली पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करता है। मेरी यही सलाह है कि एक अगर आप अच्छा एडवाइजर आपके साथ से जुड़ जाए तो आपको एक हैंड होल्डिंग मिलती है और आपको एक अच्छा व्यू मिल जाता है। जब आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाए फाइनेंशियल वर्ल्ड को तो शायद आप अपना खुद से अगर करना चाहे मैनेज तो कर सकते हैं। और दूसरा, पेशेंस इसमें बहुत जरूरी है। और तीसरा, मैं स्वाति आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूंगा यंगस्टर्स के लिए, जब हम बात कर रहे हैं 30s की, और एज अ हाउस हम हमेशा ये व्यू देते हैं कि हमेशा गुड ईएमआई रखिए, बैड ईएमआई को कम करिए। गुड ईएमआई हो गया आपका हाउसिंग लोन हो गया या म्यूचुअल फंड के सिप्स हो गए, इस तरह के जो एप्रिशिएटिंग एसेट्स वाले ईएमआईज हैं इनको आप बना के रखिए। और बैड ईएमआईज हो गए, जैसे आप बहुत महंगे फोन लेते हैं, लोन पे फोन हो गया या लोन पे गाड़ियां, ये डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं लेने चाहिए, बट ये है कि आपकी गुड ईएमआई बैड ईएमआई से ज्यादा होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने कहा, गुड ईएमआई बैड ईएमआई से ज्यादा होनी चाहिए। कई लोग तो कर्ज लेकर निवेश करते हैं, रिस्की एसेट में निवेश नुकसान हो सकता है, और जो यंग पीढ़ी है वो ज्यादा दिलचस्पी लेती है फास्ट मूविंग जो प्रॉफिट है उसमें, ज्यादा से ज्यादा जहां पर जल्दी प्रॉफिट बन जाए, और इसलिए स्पेक्युलेटिव निवेश कर बैठते हैं। तो ऐसे निवेश, जैसा विकास का मानना है कि ऐसे निवेश से आपको बचना चाहिए। निवेश करें अपने पैसों से, कर्ज नहीं लेकर, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से बचने की जरूरत। हेमंत जी, जब हम 60 साल में निवेश की बात करते हैं तो काफी कंजर्वेटिव यूजुअली थिंकिंग हो जाती है कि ज्यादा स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, पूंजी बचाकर रखनी है। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में कहा, महंगाई से भी तो पार पाना है, तो इक्विटी पोर्शन कितना रहना चाहिए स्पेशली 60 साल के बाद किसी के पोर्टफोलियो में? जिस बात जैसे मैंने पहले कहा कि रिटायरमेंट के समय पे काफी सारे लोग जो है वो काफी कंजर्वेटिव हो जाते हैं, और दूसरी बात वो इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते हैं। तो जब वो इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते हैं तो उनको लगता है आज हमारे इतने एक्सपेंसेस हैं उतने ही रहेंगे, तो उसी कारण से हम देखते हैं कि क्योंकि वो बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं
तो उनके जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स, बैंक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, इनमें रहता है। इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है, एक तो रिटर्न बहुत कम है, दूसरा मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस में जो रिटर्न जो है वो टैक्स एफिशिएंट नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर रहे, आप टैक्स दे रहे हो, तो आपके जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो बहुत कम है। और साथ में ये भी ना भूलिए कि उसमें लिक्विडिटी बहुत कम है, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए वो भी आपको नहीं मिलती है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से थोड़ा आगे देखें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पैसा जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना है या पूरा पैसा जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों का, कंजर्वेटिव और मार्केट लिंक प्रोडक्ट का। और उसमें भी हाइब्रिड फंड्स हैं बहुत सारे, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है, एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड है। उस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आप कॉम्बिनेशन में बनाइए ताकि आपको रेगुलर इनकम जितनी चाहिए वो मिले। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है रेगुलर इनकम जनरेट करने का, और टैक्स एफिशिएंट भी है। तो एक कॉम्बिनेशन बनाइए ताकि आपको रेगुलर इनकम एडिक्वेट मिले और आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, लिक्विडिटी मिले, और आपको आगे जाके जो ग्रोथ चाहिए वो भी मिले। तो इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर कि आप सेफ्टी को देखें कैपिटल की, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन को भी देखें, और वही तभी ऐसा होगा कि आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके पोर्टफोलियो बनाएंगे। बिल्कुल सर। इनफैक्ट जो एमपी का डेटा महीना दर महीना आता है वो बताता है कि जो एसपीआई माफ कीजिए एसआईपी से निवेश करने का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक और डेटा जिस पर हमने एक शो भी किया था वो ये भी बताता है कि कई जो एसआईपीज हैं, कई जो निवेश हैं वो 1 या 2 साल के भीतर रिडीम भी हो रहे हैं, जिसका एक थोड़ा बहुत जो जिक्र था वो विकास ने भी किया था कि जो लोग डीआईवाई निवेश करते होता है जल्दी वो अपना निवेश समेट भी देते हैं। तो पोर्टफोलियो बार बार बदलना, पोर्टफोलियो चर्निंग, बाजार की चाल के हिसाब से निवेश को बदलते रहना, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। और इसमें सही तरीका क्या हो विकास? वही हमने जैसे स्वाति बोला कि इन्वेस्टिंग एक पेशेंस का गेम है। आपने जब एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया, जैसे एक लार्ज कैप फंड ले लिया या मल्टी कैप फंड ले लिया या एक मिड कैप फंड ले लिया, तो अगर आपने पूरा यूनिवर्स 5-6 फंड लेके कैप्चर कर लिया है तो फिर बने रहिए, अपने एसआईपीज को कभी बंद मत करिए। और जो ये वेबसाइट पे जाके देख लिया कि 6 महीने में टॉप परफॉर्मिंग फंड कौन सा है, तो अंडरलाइन पोर्टफोलियो जानना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि पिछले 6 महीने या 1 साल में जिसने अच्छा परफॉर्म किया वो आगे भी कंटिन्यू रहे, बिकॉज हर एक फंड मैनेजर के अपने सेक्टर बेट्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो लेते हैं। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को बना के और उसको कंटिन्यू रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, तो इंपल्सिवनेस, क्योंकि स्वाति जब हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं तो यंगस्टर्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत इंपल्सिव हो जाते हैं, चाहे वो स्पेंडिंग की बात हो चाहे वो इन्वेस्टिंग की बात हो। तो इवन स्पेंडिंग में भी इंपल्सिव नहीं होना चाहिए कि आप क्रेडिट कार्ड को बहुत ज्यादा स्वाइप कर दे और इवेंचुअली आप सेविंग कुछ ना कर पाए और सिर्फ अपना ईएमआई और उसका क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट भर रहे हैं। सिमिलरली जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इन्वेस्टिंग भी आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से करिए। ये मत देखिए कि हर 3 महीने में आपका पोर्टफोलियो को आप मूव करते जा रहे हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ द फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 साल या 10 साल के मापदंड को देखते हुए फंड को सिलेक्शन करिए। 6 महीने, 3 महीने, 1 साल एक अच्छा मापदंड नहीं है फंड को सिलेक्ट करने का। बिल्कुल। और यहीं पर वो होराइजन की बात आ जाती है विकास, जो आपने कुछ देर पहले कहा था। एक छोटा जवाब हेमंत जी आपसे, क्योंकि आपने एसडब्ल्यूपी का जिक्र यहाँ पर किया था, तो एसडब्ल्यूपी से आइडियली साल भर में कितना पैसा निकालना सही है? क्योंकि ये कोई कुआं तो नहीं है कि जितना आप निकालते गए वो कभी खाली नहीं होगा, इसलिए आइडियल विड्रॉल अमाउंट कितना होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, ये ऐसी फेज है आपकी इनकम रुक जाती है, एक्सपेंसेस नहीं रुकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉशियस रहें, कितना पैसा आप निकाल रहे हैं। ज्यादा पैसा निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपके लाइफ टाइम में आपका रिटायरमेंट का पैसा कम या वो खत्म हो जाए। तो मुझे लगता है 5 से 6% तक आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑफकोर्स वो डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल सिचुएशन पे और वो डिपेंड करेगा आपके पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन पे। अगर आपके कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल और म्यूचुअल फंड का, तो 5 से 6% आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा हाइब्रिड फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज आपको 9 से 10% का रिटर्न दे सकता है। तो आपके एक्सपेंसेस भी पूरे होंगे और जो आपको ग्रोथ चाहिए वो भी होगी। इससे ज्यादा अगर आप निकालेंगे तो वो काफी एग्रेसिव होगा और वो कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज करने पर मजबूर करेगा। ये रही उन गलतियों की बात जो आपको नहीं करनी है, और अगर गलती हो भी जाए तो सुधारनी कैसे है। इस पर चर्चा करने के लिए हेमंत जी, विकास, दोनों का बहुत करेंगे हम धन्यवाद। मनी गुरु में वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।